हमारे आदिवासी मूलवासियों का, जैसे वहाँ पर मारंग बुरुंग है, भोमिया बाबा है, जहाँ वहाँ बलि की बकरे की बलि दी जाती है, हंडिया की तापन चढ़ाए, तो उसकी आस्था का भी ख्याल रखा जाए। आप कह दीजिए कि नहीं, आपको हम वहाँ पूजा ही नहीं करने देंगे, वहाँ कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसकी प्राकृतिक संपदा और प्राकृतिक सुंदरता खत्म हो चुकी होगी। तो अगर आपकी संस्था, आपका जो यहाँ धर्म के नाम पर धंधा जो कर रहे हैं, सब जैन भी दोषी नहीं है, इसमें कुछ % जैन हैं जो दोषी हैं पारसनाथ को अतिक्रमण करने में। लेकिन पारसनाथ के साथ गलत कर रहा है आप ही के लोग। कभी आके देखिए, निरीक्षण करके देखिए, आप बैठ के देखिए वहाँ पे। और सबसे पहले बात कि वहाँ पर पारसनाथ के क्षेत्र में या तो GM लैंड की ज़मीन है, या तो फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन है, या तो CNT की ज़मीन है। और ये आप इन तीनों ज़मीनों को आप कभी नहीं ले सकते। आप CNT की धारा 46 का क कहता है कि अगर कोई आदिवासी है तो केवल आदिवासी को ही ज़मीन बेच सकता है, लेकिन उसी थाना का होना चाहिए। तो ये बाहर से आए हुए लोग यहाँ ज़मीन कैसे खरीद लें? यहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ कैसे बन गया? जो GM लैंड की ज़मीन थी, जो सरकारी ज़मीन थी, जो फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन थी, उस ज़मीनों में कैसे बन गया? आदिवासी मूलवासी सारे एक हो गए हैं कि वहाँ विवाद अभी दिखता है आपको? इको सेंसिटिव जोन कहता है कि आप 25 किलोमीटर के दायरे में पारसनाथ के क्षेत्र में आप कंस्ट्रक्शन का कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो इन लोगों ने देखा कि अगर ये 25 किलोमीटर के दायरे में अगर काम नहीं कर सकते तो फिर हम लोग कोठी, मकान, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट कैसे बनाएंगे? तो इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत सरकार को लेटर लिखा कि इको सेंसिटिव जोन को हटाया जाए, और प्रशासन भी उसी लेटर के आधार पर काम करेगी, पुलिस भी उसी का साथ देगी। क्यों नहीं साथ देगी? क्योंकि पुलिस तो कानून जो है, तो जो लेटर निकलेगा उसी का ना फॉलो करेगी, जो सरकार नीति बनाएगी, जो नियमावली बनाएगी, उसी का ना फॉलो करेगी। हिंदुस्तान में जितने भी कत्ल खाने हैं उनका इन्वेस्टमेंट जैनियों का है, पूरा जैनियों का इन्वेस्टमेंट। एक कत्ल खाना भले ही नाम दूसरा दे। क्या लगता है कि यहाँ मूलवासी आदिवासी के बिना आप धर्म कर लीजिएगा? एक तीर्थयात्री चढ़ के दिखा देगा, है उतना औकात? तभी हम सुरक्षित है जब हमारे जल जंगल सुरक्षित है, और जिस दिन वो उस पर अतिक्रमण होगा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। बगल में चोरी, मुंह में राम लगा के चल रहे हैं, और मार पड़ती है जब हिंदुत्व बनते हैं और जैन लोग ऐसा काम कर मेहनत से कमा रहे हैं। मेहनत किसको बोलते हैं आप? मेरे किसान भाई, मेरे आदिवासी भाई जो इतनी मेहनत करते हैं, उनको कंधे के ऊपर उठा के लेके जाते हैं, मेहनत उनको बोलते हैं। झूठ बोलते हैं, इसलिए इनके ऊपर कभी भी ट्रस्ट मत कीजिए। ये हमारा अनुभव है, हमारा राजस्थान का अनुभव है, गुजरात का अनुभव है, ये फरेबी है। झारखंड के जो दो लाल है, जो हमेशा झारखंड के हित की बात करते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं, मोतीलाल महतो जी, जयराम महतो जी, उनसे मिलने के लिए राजस्थान से खास करके अनूप मंडल संस्था से कुछ लोग आए हैं मिलने के लिए। और क्या कहना चाहते हैं जी? आपका नाम क्या हुआ? धूल सिंह पंवार। कहाँ से आए आप? हम लोग बॉम्बे से आए हैं। बॉम्बे से। एक्चुअल बॉम्बे के रहने वाले हैं कि राजस्थान, गुजरात? राजस्थान, ओरिजिनली राजस्थान से रहे। क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। हम लोगों ने ये वीडियो देखा, तो झारखंड का वीडियो देखा, तो हम देख रहे हैं कि जैन लोगों का अत्याचार बहुत हो रहा है वहाँ पे, और वो अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि ज़मीन तो झारखंड वालों की है, वो पहाड़ भी झारखंड वालों का है, और ये लोग अत्याचार करके, अन्याय करके, पैसों के बल पे अपना वर्चस्व बता रहे हैं और लोगों को दबा रहे हैं। तो उसके लिए हमको बहुत दुख लगा कि हम जानते हैं जैनों को, हम जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं, इनकी आदत वगैरह हम जानते हैं। हमारे गुरुजी है, उन्होंने भी जगत हितकाणी लिखी है, और जगत हितकाणी में इनका पूरा इन आउट मतलब पूरा वर्णन है कि इनकी नियति क्या है। जो नियति है कुदरत के विरुद्ध है। तो ये सब सुन के फिर हम लोग आए, झारखंड में आना चाहते थे कि आए और यहाँ सब मिले, आपसे मिले और यहाँ के कई लोगों से, झारखंडियों से मिले। तो हमने ये प्रॉब्लम उनकी सुनी, तो फिर हमने ये सोचा कि भाई जो बाबूजी ने जगत हितकाणी जो अनूप दास जी महाराज ने लिखी है, और ठीक है, तो अनूप दास जी ने लिखी है, मैंने वो किताब वीडियो भी चलाया है। मोती दा बताइए कि ये लोग वहाँ से आए हैं, आपके लिए आए हैं, जयराम दा के लिए आए हैं। आखिर आप लोगों ने हमेशा, जहाँ हमने देखा है कि जहाँ पर लोग बोलना नहीं चाहते हैं, वहाँ पर आप लोग सीना चीर के एकदम बात रखते हैं, और आप लोगों की बात इतनी गहरी है कि आज देखिए अदर स्टेट के लोग कुछ कहने के लिए, बताने के लिए आए हुए हैं। क्या कहिएगा? देखिए, कभी भी जब प्रकृति पे जब संकट आएगा ना, तो हर किसी का दिल होता है कि मचलता है कि उसको बचाने के लिए, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं, और प्रकृति नहीं है तो हम नहीं हैं। और पारसनाथ क्या है? पारसनाथ एक प्रकृति है। पारसनाथ में क्या है? पारसनाथ एक घना क्षेत्र है, एक जंगल वाला क्षेत्र है। जैसे पूरा विश्व का सबसे घना जंगल अमेजन का जंगल आता है, और एशिया का सबसे घना जंगल सारंडा का जंगल आता है, जो झारखंड में है। और सारंडा जंगल के बाद दूसरा घना जंगल आता है पारसनाथ का जंगल, जो 16,000 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। 40 किलोमीटर का दायरा है उसका, और उसके साथ साथ में उसकी 43-44 की पहाड़ियाँ हैं।
उन पहाड़ियों में क्या हो रहा है कि आज अतिक्रमण बहुत ज़ोरों से हो रहा है सभी की तरह से। देखिए, आदिवासी मूलवासी जो यहाँ के हैं वो भी पारसनाथ को बचाना चाहते हैं और जैन लोग भी कहते हैं हम लोग पारसनाथ को बचाना चाहते हैं। तो फिर इस पारसनाथ को अतिक्रमण कौन कर रहा है, नष्ट कौन कर रहा है और विनाश कौन कर रहा है? ये तो जानने वाली बात है। जब सभी बचाना चाहते हैं तो फिर दिक्कत ही क्यों है? लेकिन दिक्कत है तभी तो ये मामला आज इतना। दादा, जैन लोगों का साफ ये कहना था कि हम लोग इसको जो है कि पर्यटन स्थल नहीं बनने देने का, हमारा कोई आदिवासी मूलवासी से कोई झगड़ा नहीं है, उसको लेकर झगड़ा है। लेकिन ये मीडिया कहीं ना कहीं बवाल मचा रही है। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि पर्यटन स्थल ना बने, क्योंकि पारसनाथ एक अति संवेदनशील क्षेत्र है। अति संवेदनशील क्षेत्र मतलब इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन उसको कहते हैं कि जहाँ पर दुर्लभ जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे रहते हैं, उसको अति संवेदनशील क्षेत्र में भारत सरकार घोषित करती है। ये वहाँ नहीं बनना चाहिए। हम भी उसका इको सेंसिटिव जो भी इको टूरिज्म है या टूरिज्म है विकसित हो रहा है तो उसको हम भी विरोध करते हैं, वो नहीं बनना चाहिए। लेकिन ठीक है, आप सरकार को तो मना कर दिए, लेकिन आप जो वहाँ कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे हैं, जो जैन समुदाय के लिए जो वहाँ कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? उसको भी तो रोक लगना चाहिए। अब जब वहाँ पर 24 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया, 24 में से 20 तीर्थंकरों ने, तो 20 मंदिर बनने चाहिए। ऊपर पहाड़ में 32 मंदिरें कैसे बन गई? यानी कंस्ट्रक्शन का आप कार्य कर रहे हैं। जहाँ कल दिन तक 10 साल पहले मंदिर नहीं थी, आज वहाँ मंदिर है। जहाँ पहले घना जंगल हुआ करता था, आज मंदिर है वहाँ पे। क्यों? आप अति संवेदनशील क्षेत्र में आप कंस्ट्रक्शन का कार्य कर सकते हैं। सरकार कार्य करेगी तो दिक्कत है आपको, सरकार को रेवेन्यू जाएगा तो दिक्कत है आपको, नहीं होना चाहिए। फिर आप भी रोक लगाइए ना। जो वहाँ गार्ड वाल बन रहा है, रोड बन रहा है, सड़कें बन रही है, उस चीज़ पर रोक लगाना चाहिए। टूरिस्ट को बढ़ावा क्यों कौन दे रहा है और टूरिस्ट वहाँ क्यों आ रहा है? पहले तो नहीं आती थी। 1990 के दशक में मात्र 300 लोग पारसनाथ पहाड़ को चढ़ते थे एक दिन में। आज 3000 लोग पारसनाथ को पहाड़ को चढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ रास्ते बन गए। रास्ता सुगम होने के कारण सब टूरिस्ट वहाँ आकर्षित हुआ। आज 2000 के दशक में 3000 लोग चढ़ रहे हैं। तो टूरिस्ट जब आकर्षित हुआ तो सरकार की नज़र में गया कि यहाँ तो टूरिस्ट आ रहा है। अब तो सरकार तो चाहेगी ना कि उसको विकसित करें, डेवलप करें और डेवलप करके हम टूरिस्ट स्पॉट बनाएं, क्योंकि उससे सरकार को भी रेवेन्यू जाएगी। 28% अगर टैक्स जाती है तो सरकार को कितना रेवेन्यू मिलेगी, जो ये लोग नहीं चाहते। अब वहाँ इन लोग अगर नहीं चाहते तो आप इतने बड़े बड़े मंदिर, इतने बड़े बड़े कोठियाँ, इतने बड़े बड़े होटल, इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट जो बना रहे हैं, वो क्यों बना रहे हैं आप? अगर आप भी बचाना चाहते हैं उसकी सुंदरता को, उसकी प्राकृतिक संसाधन को, उसकी प्राकृतिक सुंदरता को, तो आप क्यों बना रहे हैं? प्रकृति आप वहाँ देखने क्या आते हैं? उसकी सुंदरता ही तो देखने आते हैं। और जब वो सुंदरता ही नहीं रहेगी, वो कंस्ट्रक्शन के कार्य से वो एक कंक्रीट का एक महल खड़ा हो जाएगा, तो आप क्यों आइएगा पारसनाथ को देखने के लिए, घूमने के लिए? कंक्रीट के महल को देखने को तो आदमी शहरों में भी देख सकता है। लेकिन नहीं, आप इस चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, आप पर भी रोक लगता है, आप पर भी ये कानून बनता है कि आप वहाँ कंस्ट्रक्शन का कार्य एकदम रोकें। जितना हो चुका, आप उतना में काम चलाइए और उतना में बस कीजिए। और वहाँ से जो एक होता है कि सतत विकास, ना प्रकृति का विनाश होना चाहिए, ना आप लोग का कोई दिक्कत होता। पहले भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन दिक्कत कब हुआ? जब आप लोग ने पूरा बवाल मचाया। पहले तो किसी का आदिवासी मूलवासी ने कभी जैनों का ना विरोध किया, लेकिन आज क्यों हो कि आप लोग को विरोध अगेंस्ट में आ गए यहाँ के लोग? आपके कुछ मीडिया चैनल हैं जो यहाँ के लोगों के बारे में भड़काते हैं। कल हम कुछ दिन की बात बता रहे हैं, आज से 4-5 दिन के पहले पारसनाथ के जंगलों में आग लगी थी। ये एक आग ऐसी है कि यहाँ जब आग लगती है ना तो ये 6 महीने तक वो जलती रहती है, क्योंकि घना जंगल है। अब वहाँ हम लोग आग बुझाने के गए, हम लोग हर साल जाते हैं। हम लोग के कुछ युवा साथी हैं जो इसका मानसिकता रखते हैं कि प्रकृति को बचाना चाहिए, पेड़ पौधों को बचाना। तो हम लोग बुझाने गए तो वहाँ से एक वीडियो क्लिप हम बना के डाले कि पारसनाथ को बचाने वाले आज कहाँ मर गए, क्यों नहीं आते इस आग को बुझाने के लिए। तो हम लोग के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा चला के उनके चैनल चला रहा है कि क्या कह रहा है कि ये लोग खुद आग लगाते हैं और खुद बुझाने जाते हैं अपने पब्लिसिटी के लिए। भैया, हम उतने भी गिरे हुए इंसान नहीं कि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे। आज जो सांस ले रहे हैं ना 1 सेकंड के लिए, तो प्रकृति का देन है कि हम सांस ले रहे हैं। ये प्रकृति विनाश हो जाएगी तो हम अपने आप विनाश में चले जाएंगे। और वो इधर लोकल के क्षेत्र में पारसनाथ को आप दिल्ली में बैठ के वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम यहाँ पर हैं ग्राउंड पे। मेरी पारसनाथ के तलहटी में मेरा घर है। मैंने पारसनाथ को किस तरह से विनाश होते हुए एक कन देख रहे हैं, एक आंखों से देख रहे हैं। आज मेरा 30 साल उम्र है, मैं 7 साल से पारसनाथ पहाड़ का चढ़ना शुरू किया हूँ, और किस तरह से वहाँ की प्रकृति, किस तरह से उसकी दशा और दिशा बदल रही है, मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ। और उसको हम विनाश होना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि उसका विनाश हो। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, उनकी धार्मिक आस्था है तो उसका भी ख्याल रखा जाए। जैसे धार्मिक आस्था है कि वो लोग कहना है कि दारू, बीड़ी, सिगरेट, मद मांस ना चले, हम इसका समर्थन करते, नहीं चलना चाहिए। किसी भी धार्मिक है उसका आस्था का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ में आप ये कहिएगा कि और भी वहाँ के लोगों का धार्मिक आस्था है। जैसे हमारे आदिवासी मूलवासियों का, जैसे वहाँ पर मारंग बुरुंग है, भोमिया बाबा है, जहाँ वहाँ बकरे की बलि दी जाती है, हंडिया की तापन चढ़ाई, तो उसकी आस्था का भी ख्याल रखा जाए। आप कह दीजिए कि नहीं, आपको हम वहाँ पूजा ही नहीं करने देंगे, तो ये तो गलत है ना।
जैसे पहले हुआ था। हम लोग आजकल उनकी आस्था को ख्याल रखते हुए हम लोग ने क्या किया है कि वहाँ पूजा पाठ ना करके हम लोग कहीं और जाके उसका बलि देते हैं। उनकी आस्था का ख्याल रखे थे, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, हमारे खिलाफ ही प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया। हम कल परसों की बात बता रहे हैं, जो मीडिया चैनल में हम लोग के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला दिया। तो आपको मोतीदा मैं बता दूं, मेरे को बोल रहा है कि ये चैनल वाला कहाँ मर गया। आज पारसनाथ जल रहा है तो बचाने के लिए इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे। तो देखिए, हम कहीं मरे नहीं है भैया, जैन भाई लोग, हम जिंदा हैं, ठीक है। हम मोतीदा से ही पूछते हैं कि मोतीदा आखिर पारसनाथ में जो आग लग जाती है इसका मुख्य वजह कौन लगाता है आपके हिसाब से। आपने तो ये कह दिया कि भाई इतना हम गिरे हुए नहीं हैं जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे। देखिए, हम बताते हैं उसका लगने का कारण बहुत सारा है, एक रीज़न कारण नहीं है। कुछ कारण प्रकृति भी है और कुछ कारण मानवीय भी है। मानवीय कैसे कि देखिए, आरोप लगाता है कि महुआ बिछने के क्रम में वो महुआ एक फूल है जिसके कारण लगाया था। तो देखिए, सबसे पहली बात, महुआ वाला लॉजिक कुछ हद तक सही है, बाकी गलत है। कैसे? क्योंकि महुआ का जो पेड़ हो पारसनाथ के पहाड़ में नहीं है, वो तलहटी पर है, यानी पारसनाथ के पहाड़ के नीचे है, ठीक है। तो अगर आग लगती है तो नीचे लगना चाहिए, और नीचे आग लगती है तो उसका हम दोषी मानते हैं कि महुआ के कारण लगता है। लेकिन पारसनाथ के ऊपर आग कैसे लग रहा है? लगाई जाती है, जबकि वहाँ पर है ही ना गाछ। क्या बोले? लगाई जाती है, लगाई जाती है। अनूपदास जी ने इस ग्रंथ में एक षड्यंत्र ये है कि वहाँ पर मंदिर और कोठियाँ बनाने के लिए ऊपर पहाड़ में उन समुदाय के द्वारा भी लगाई जाती है। कुछ यहाँ के स्थानीय द्वारा बांस काटने के क्रम में वहाँ लकड़ियाँ, बांस और एक फल मिलता है जिसको हम लोग चिहिर बोलते हैं, उसको खाने के लिए भी आदिवासी लोग, वो लोग भी लगाते हैं। कुछ प्राकृतिक कारणों से भी लगता है। कुछ वहाँ पर बोला जाता है कि शासन प्रशासन भी लगवाती, क्योंकि वो घना जंगल होने के कारण वहाँ माना जाता है कि एमसीसी या माओवादी का गढ़ है, तो जंगल खत्म होगा तो एमसीसी खत्म होगा, ऐसा भी बोला जाता है। कितनी इसमें सच्चाई, ये मैं पूरी तरह से खंडन नहीं करता, लेकिन ये चीज़ें वहाँ उधर के लोगों से पता चलता है, बात करने पर पता चलता है कि ऐसा होता है। क्योंकि पहले एक भी सीआरपीएफ कैंप नहीं था, आज 2-2 सीआरपीएफ कैंप लगा दिया गया है, पिकेट लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ सच्चाई है, इसको मानना पड़ेगा। दूसरी बात, पारसनाथ को अगर बचाना चाहते हैं तो सुन लीजिए, एक बात आप लोग को बता दे रहे हैं। आप लोग दिल्ली में हैं, कहाँ कोलकाता में हैं, कहाँ चेन्नई में हैं, जहाँ भी हैं, आप जो भी समुदाय का अगर धार्मिक आस्था से ख्याल रखते हैं, अगर आपकी धार्मिक स्थल, तो मतलब बता दे रहा हूँ कि अगर आज आप लोग नहीं सुधरते हैं, इस पारसनाथ के आग को अगर नहीं रोक पाते हैं, पारसनाथ के भूस्खलन को नहीं रोक पाते हैं, पारसनाथ के अवैध कटाई को नहीं रोक पाते, तो आज से 20 साल बाद लिख लीजिए, पारसनाथ एक खंडहर होगा, खंडहर, जहाँ कोई देखने नहीं आएगा। क्यों देखने नहीं आएगा उसका मैं उदाहरण बताता हूँ। आज वहाँ आग लगने के कारण, जंगल अवैध कटाई होने के कारण बहुत बड़े पर भूस्खलन हो रहा है। इतना बड़ा हेक्टेयर में भूस्खलन हो रहा है कि हम बता नहीं सकते। जब आप सामने जाइएगा, हमने एक जगह का हमने निरीक्षण किया है, इतना बड़ा छोरों से भूस्खलन हो रहा है कि वो धंस के पारसनाथ एक दिन बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद बर्बाद हो जाएगा, वहाँ कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसकी प्राकृतिक संपदा और प्राकृतिक सुंदरता खत्म हो चुकी होगी। तो अगर आपकी संस्था, आपका जो यहाँ धर्म के नाम पर धंधा जो कर रहे हैं, उनको अगर है थोड़ा सा भी, अभी हमारे आग लगने के क्रम में बहुत सारे संस्थाओं के लोग हमको फ़ोन किए, जैन के लोग हैं, कि आप देखिए अगर संस्था का हमारा होता तो हमको कंप्लेंट कीजिए, हम अपनी संस्था की ओर से कुछ करेंगे आग बुझाने का। हमने दिया, वीडियो बना के दिया, फोटो बना के खींच के दिया कि लीजिए देखिए आग लगा हुआ है, बुझाने का प्रयास कीजिए। तो बोला हाँ, हम अपना साथी को भेज दिए। तो बोला कि आग बुझा कहीं नहीं? तो बोला नहीं, संस्था तो काम कर रही है। बोले कहाँ काम कर रही है? एक भी आग को तो नहीं बुझा पाई अभी तक। तो बोले हम संस्था को बोले, देखिए हम बोले कि जितना आपकी संस्था काम कर रही है ना, वो कुछ नहीं कर रही, केवल आप लोग को मूर्ख बनाने का काम कर रही है कि हम संस्था काम कर रही है। आपसे पैसे लेती है वो संस्था, वो आग बुझाने के नाम पे, और अपना जेब में जाता है उनका। ठीक है, कोई काम नहीं हो रहा है। हम आपको फिर से वीडियो और फिर से फोटोग्राफी भेजते हैं कि देखिए आज भी पारसनाथ में आग लगा हुआ है। जो 2 दिन पहले भेजे थे, आज भी आग लगा हुआ है। उनको हम दिए, वो हार मान गए, बोले बात तो सही है, अभी भी आग लगा हुआ है। तो फिर क्या काम किया आपका संस्था? तो हम यही कहेंगे कि जितना भी जैन संस्था है, उसका जितना भी आप लोग कमाई करते हैं, उसका कम से कम 20% पारसनाथ की सुरक्षा में, उसके संरक्षण में उसकी जिम्मेवारी लीजिए, और चारों तरफ उसका हरियाली करने का बंदोबस्त कीजिए। बरसात के टाइम में पेड़ लगाने का काम कीजिए, और जब जंगल में आग लगता है उसमें प्रहरी लगाइए, चारों तरफ आदमी को पोस्टेड कर दीजिए कि जो भी उधर जाता है उसको समझाने का काम कीजिए, जागरूकता फैलाने का काम कीजिए, तभी पारसनाथ बचेगी, तभी पारसनाथ संरक्षित होगा। और अगर इस तरह से अगर खाली मीडियाबाजी करते रहिएगा बम्बई और दिल्ली में बैठकर, और क्या बोलते हैं अन्य देशों अमेरिका, लंदन वगैरह में बैठकर अगर मीडियाबाजी केवल करना है, तो आपसे पारसनाथ नहीं बचने वाला है। और अगर सही में देखिए, सब दोषी जैन नहीं है, सब जैन भी दोषी नहीं है। इसमें कुछ % जैन हैं जो दोषी हैं पारसनाथ को अतिक्रमण करने में, सब जैन दोषी नहीं हैं। और यहाँ पर आपको नहीं पता चल रहा है, ग्राउंड पे आप नहीं हैं, आप मीडिया में देख के सोच लेते हैं कि नहीं पारसनाथ के साथ ये हो रहा है, लेकिन पारसनाथ के साथ गलत कर रहा है आप ही के लोग। कभी आके देखिए, निरीक्षण करके देखिए, आप बैठ के देखिए वहाँ पे। उसके बाद क्या होता है
कि पारसनाथ का जो ज़मीन है वो ज़मीन का विवाद सबसे ज़्यादा है। विवाद इसलिए है कि ये जो क्षेत्र पड़ता है पारसनाथ का क्षेत्र, वो सबसे पहले बात कि वहाँ पर पारसनाथ के क्षेत्र में या तो जीएम लैंड की ज़मीन है, या तो फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन है, या तो सीएनटी की ज़मीन है। और ये आप इन तीनों ज़मीनों को आप कभी नहीं ले सकते, बड़े मंदिर है कैसे ना। बनेगा? सवाल है कि आप इतना बड़ा बड़ा कोठी, इतना बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट कैसे बने। अब आप सीएनटी की धारा 46 का क कहता है कि अगर कोई आदिवासी है तो केवल आदिवासी को ही ज़मीन बेच सकता है, लेकिन उसी थाना का होना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई ओबीसी है तो केवल ओबीसी को ही ज़मीन बेच सकता है, लेकिन उसी जिला का होना चाहिए। लेकिन ठीक है, आप बताइए जो बाहर से जो जैन तो यहाँ के उपज है नहीं, जैन का तो यहाँ संख्या भी नहीं है, 0.1% भी नहीं है। तो ये बाहर से आए हुए लोग यहाँ ज़मीन कैसे खरीद लें, यहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ कैसे बन गया। जो जीएम लैंड की ज़मीन थी, जो सरकारी ज़मीन थी, जो फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन थी, उस ज़मीनों में कैसे बन गया। कहीं ना कहीं तो षड्यंत्र है, सिंपल सी बात है। आप जितना देख गुनायतन है, जितना भी संस्था है, जितना भी संस्था है जितना भी संस्था है, तो उन संस्थाओं से अगर बात देखा जाए तो सबकी ज़मीनों में अतिक्रमण हुआ है। कोई 4 एकड़ घुसाया, कोई 5 एकड़ घुसाया, कोई 6 एकड़ घुसाया, जितनी भी संस्था है। आप अगर सही से बोले भैया, आदिवासियों ने 1 बीघे किया कि अतिक्रमण गति पर गलत नहीं किया उन्होंने। और इतना अगर- उन्होंने अतिक्रमण करने के बाद अगर आप जांच करके देखें, अगर नहीं होता है तो आप डॉक्यूमेंट के साथ बैठिए, आप सीईओ के जो सर्कल ऑफिसर के साथ आता है, कितना साथ धांधली पैसा दे के खिला पिला लोग के तो कह रहे हैं जांच करा ले। एकदम जांच करवाइए, जांच करवाइए। जिस दिन जांच होगा ना, आपके हाथ में आ जाएगी, समझे। ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, पूरा डॉक्यूमेंट हमारे पास भी है। वो लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं मोतीदा कि यहाँ पे आदिवासी, मूलवासी, जैन सब भाई भाई है। खाली ये मीडिया वाले जो है कि तांडव मचा रहे हैं। आज आप तो आज नहीं आए हैं, जैन आज तो यहाँ नहीं आया है। आज तक तो कोई विवाद नहीं था, आज तो सामान्य था, भाईचारा था, बंधुत्व था, प्रेम था कि नहीं था। तो अचानक से कैसे आदिवासी मूलवासी आपके खिलाफ हो गए? कोई तो कारण रहा होगा ना। आज तक अभी नहीं ना है, अभी तो सब ठीक ठाक है। नहीं, ठीक ठाक क्यों है? ठीक ठाक नहीं है उनका अतिक्रमण। आप जब हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया तो इन लोगों ने क्या कहते कि यहाँ के स्थानियों के साथ बाइकआउट शुरू कर दिया। उनकी जो दुकानें थी, जो कपड़ा का दुकान था, जो दुकान थी, उनसे कह दिया कि यहाँ के लोगों के साथ ना सामान लेना है, ना एथी करना है, बाइकआउट कर दिया। इनका बहिष्कार कीजिए जैन लोगों के द्वारा। बताइए, उनके संस्था के द्वारा एक घोषणा कर दिया गया। और उसके बाद इन लोग एक पर्ची छपाता है कि हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ टूरिस्ट स्पॉट नहीं बने। तो क्या हम लोग चाहते हैं कि वहाँ टूरिस्ट स्पॉट बने? हम ही नहीं चाहते। पहाड़ को हम एक इस पर कोटेशन भी लिखे थे कि पहाड़ को पहाड़ रहने दो, उसे खंडर मत बनाओ। पहाड़ को पहाड़ रहने दो, उसे खंडर मत बनाओ। नदी को नदी रहने दो, उसे नाला मत बनाओ। जंगल को जंगल रहने दो, उसे कंक्रीट का महल मत बनाओ। प्रेम है हमें उससे, उस प्रेम को हमारी जिंदा रखो, उस प्रेम की हमारी हत्या मत करो। ठीक है मोतीदा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके घर के पीछे पारसनाथ है, और अभी वहाँ वर्तमान में क्या स्थिति है? वहाँ अभी जैन, आदिवासी, मूलवासी सारे एक हो गए हैं कि वहाँ विवाद अभी दिखता है आपको? क्योंकि आप यहीं के रहने वाले। विवाद का जो जन्म हो चुका है ना, तो ये बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन सबके मन में एक द्वेष बैठ गया है इनके प्रति, ठीक है। अब ये द्वेष नहीं हटेगा, कभी नहीं हटेगा। द्वेष एक बार जन्म ले लेता है तो ले लेता है, और द्वेष हो ही जाता। मान लीजिए आपसे हमारी दुश्मनी हो गई तो मतलब हो गई, आप कितनों ही मेरे से गले मिल लीजिए, लेकिन एक मन में खटक रह जाएगा, ठीक है। और इन लोगों ने इस विवाद को जन्म दिया। आप देखे होंगे कुछ वीडियो में, जिसके साथ वहाँ चढ़ने से बच्चा लोग को मना किया गया था, मारपीट भी किया गया था। एक महिला ऊपर में चढ़ रही थी तो उसको धक्का मुक्की कर दिया गया था जैनों के द्वारा। ये सब चीज़ें, घटनाएं, छोटा सा वीडियो रहता है, वीडियो छोटा सा रहता है, लेकिन वो वीडियो क्या करता है कि आपकी पूरी जो साल भर की या 2 साल की या 10 साल की या 100 सालों की जो कमाई है उसको ख़त्म कर देती है वीडियो, छोटा सा वीडियो में। और आप लोगों ने वही काम किया, अपना दबदबा आपने कायम करने का कोशिश किया, वो तो विरोध हुआ जिसके कारण से आप ये हो गया। और दूसरी बात, अभी सुधार कहाँ हुआ है? सरकार ने, यहाँ की सरकार अनुशंसा की कि इसको इको सेंसिटिव जोन को हटाया जाए। इको सेंसिटिव जोन को क्यों हटाना? इको सेंसिटिव जोन कहता है कि आप 25 किलोमीटर के दायरे में पारसनाथ के क्षेत्र में आप कंस्ट्रक्शन का कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो इन लोगों ने देखा कि अगर ये 25 किलोमीटर के दायरे में अगर काम नहीं कर सकते तो फिर हम लोग कोठी, मकान, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट कैसे बनाएंगे? तो इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत सरकार को लेटर लिखा कि इसको इको सेंसिटिव जोन को हटाया जाए। दूसरा बात, इन लोगों ने कहा अनधिकृत प्रवेश वर्जित है। तो ये अनधिकृत प्रवेश वर्जित क्या है? उसका जो लेटर आया सरकार का अभी, उसमें लिखा है अनधिकृत प्रवेश वर्जित है। तो अनधिकृत प्रवेश वर्जित क्या होता है, जरा हमें कोई बताए? क्योंकि धार्मिक स्थल घोषित हो गया तो जो धर्म करने जाएगा, मतलब जो तीर्थयात्री करने जाएगा वही जाएगा। अगर
कोई व्यक्ति अगर जाएगा कि हम जा रहे हैं यहाँ पर पात पला लेने या लकड़ी लेने, क्योंकि हमारे पारसनाथ से जीवन धारा जुड़ी हुई है, हम कहेंगे कि हम घूमने जा रहे हैं। आज विरोध हो रहा है इसलिए हो सकता है शांत है, वहाँ पर बाद में कह देगा कि नहीं अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है, एक लेटर चिपका देगा। और कुछ दिन पहले चिपक भी गया था, विरोध होने के कारण वो लेटर को चिपका दिया गया। अब कुछ साल बाद, आज 10 साल या 20 साल बाद कहेगा कि यहाँ अनाधिकृत प्रवेश है, यहाँ पर नहीं चढ़ सकते। ठीक है, तो कोई आदमी इधर से जाएगा तो पूछेगा कि कहाँ लिखा हुआ है, तो लेटर दिखा देगा, देखो सरकार, भारत सरकार का, हाँ भारत सरकार का गजट है हमारे पास, लिखा हुआ अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। तब क्या करेगा कोई आदमी? जैनिया यही तो कौन विरोध करेगा? कौन विरोध करेगा? आज आग लगाओ इसलिए नहीं रोक रहे हैं आप, कल दिन तो आपके पास लेटर होगा और प्रशासन भी उसी लेटर के आधार पर काम करेगी, पुलिस भी उसी का साथ देगी। क्यों नहीं साथ देगी? क्योंकि पुलिस तो कानून जो है, तो जो लेटर निकलेगा उसी का ना फॉलो करेगी, जो सरकार नीति बनाएगी, जो नियमावली बनाएगी उसी का ना फॉलो करेगी। हमारी बात क्यों सुनेगी? जब वहाँ लिखा रहेगा अनाधिकृत प्रवेश है तो वहाँ कह देगा नहीं भैया आपको नहीं चढ़ना है, सिंपल सी बात है, घेराबंदी हो जाएगा। करोड़ों लोगों की आस्था पर सरकार चोट दे रही है आपके हिसाब से? हाँ, अब देखिए उनका जो परिक्रमा क्षेत्र है, पारसनाथ के और परिक्रमा क्षेत्र है, तो अभी अब ये लोग क्या कहता है कि यहाँ पर हमारे साधु संत परिक्रमा करते हैं, इस क्षेत्र में कोई भी मुर्गी बकरी ये सब पाल नहीं सकता है, नहीं काट सकता है, नहीं मार सकता है। अरे उससे हमारा जीवन धारा जुड़ा है। हमारा जो झारखंड है, झारखंड में हमारा पूरा भारत में 70% 72% लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं, लेकिन झारखंड में 90% लोग कृषि कार्य में जुड़े हुए हैं। और कृषि में मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, ये सारी चीज़ें आती है और हम लोग उसी से हमारे रोज़मर्रा हमारी दैनिक जीवन चलती है। आप कहते हो मुर्गी ना पालो, हम तुम्हारे इतना संपन्न नहीं हैं, हम गरीब लोग, हम पिछड़े लोग हैं, हम आदिवासी लोग, हम लोग जनजाति लोग हैं, मूलवासी हैं, यहाँ का हम जंगली क्षेत्र, हम लोग जंगली लोग हैं, हम लोग मुर्गा नहीं खाएंगे, मुर्गी नहीं काटेंगे तो हमारा चलेगा ही नहीं। हम तुम्हारे तरह राजमा चावल नहीं खा सकते, बासमती चावल नहीं खा सकते, हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं, हमें उसी से हमारा अपना पौष्टिक भोजन मिलता है। ठीक है, जीवित रहेंगे तभी हम धर्म करेंगे, जीवित ना रहेंगे तो धर्म कहाँ से करेंगे? वैसे तो पूरे कत्ल जीवित रहने के और उसके बाद इन्वेस्टमेंट सब कत्ल खानों पे हिंदुस्तान में जितने भी कत्ल खाने हैं उनका इन्वेस्टमेंट जैनियों का है, पूरा जैनियों का इन्वेस्टमेंट है। एक कत्ल खाना, भले ही नाम दूसरा दे दिए, अभी प्रमोटर चेंज हो गए या इन्वेस्टर चेंज हो गए, अभी बात जागृत होने के बाद में, वो पहले से ही इनके ही है। देखिए हमारा विरोध इनसे नहीं है, हम सही ये कहते हैं कि आप सुरक्षित रखना चाहते हैं पारसनाथ को और हम भी सुरक्षित रखना चाहते हैं, बस इतनी सी सवाल है, इतनी सी बात है। अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ग्राउंड लेवल पे आइए और ग्राउंड लेवल पे आके बात कीजिए, हवाई में बात मत कीजिए, हवाई में आंदोलन खड़ा मत कीजिए। नहीं तो आप क्या लगता है कि यहाँ मूलवासी आदिवासी के बिना आप धर्म कर लीजिएगा? एक तीर्थयात्री चढ़ के दिखा देगा, है उतना औकात है? कहीं भी हम भारत के किसी भी कोना में जाते हैं, हम भी वैष्णो देवी जाते हैं, हम अगर वहाँ के जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, तो क्या हम वहाँ आदिवासी मूलवासी को छेड़छाड़ के हम अपना धार्मिक आस्था को पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कोई हमारे मुस्लिम भाई मक्का मदीना जाते हैं तो क्या मक्का मदीना वालों को गाली दे सकते हैं? सऊदी अरब को बोल सकते हैं कि तुम सर वहाँ से क्या मांगते हैं? तो ये चीज़ें नहीं हो सकता। हम यही कहते हैं कि हमारा समन्वय बना रहना चाहिए। अगर हमारा विरोध होगा, हमारा रोजी के पर अतिक्रमण आएगा, हमारी ज़मीनों पर अतिक्रमण आएगा, हमारे जल जंगल पर अगर अतिक्रमण होगा तो हम नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम तभी हम सुरक्षित है जब हमारे जल जंगल सुरक्षित है। और जिस दिन उस पर अतिक्रमण होगा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन हमारा जल जंगल जमीन पर अतिक्रमण होगा उस दिन हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। मोती दास से हम एक्सक्लूसिव बातें कर रहे थे, काफ़ी लंबी बातचीत है। अच्छा बताइए, आप राजस्थान से आए, क्या मैसेज दीजिएगा झारखंड के लोगों को? हम झारखंड को मैसेज ये देना चाहते हैं कि हमारे पास भी, हम गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र कहीं भी देखो, हम भी जमीन जीव और जीव की बात बताते हैं। अनूप स्वामी महाराज ने जगत हितकारिणी में भी यही बात लिखी है कि जल, जमीन और जीव बसाने के लिए ये कार्य रहना चाहिए। जैसे कि आज आदिवासी लोग ये कार्य कर रहे हैं, उनके साथ भी हम भी है कि यही बात होनी चाहिए, इसका खंडन नहीं होना चाहिए ये। और जैनियों लोगों ने जैसे जगत हितकारिणी में लिखा हुआ है कि जैन लोग हैं ना, ये पूरा उनका कर्तव्य यही चल रहा है। गोपत में बगल में चोरी, मुँह में राम लगा के चल रहे हैं और मार पड़ती है जब हिंदुत्व बनते हैं, और जैन लोग ऐसा काम कर रहे हैं। ये जगत हितकारिणी में भी बताया हुआ है कि इसमें उसका कर्तव्य ज़्यादा जानकारी के लिए जगत हितकारिणी पढ़े। आपका नाम क्या हुआ? सोगर जी। क्या बोलना चाह रहे हैं झारखंड के लोगों से? भाई ये मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने ये अनूप दास जी महाराज जगत हितकारिणी के तब हमारे ये मोती दा को गिफ्ट इनकी जाल साजी का मालूम पड़ा कि ये कई तरह के अजब तरह के जाल पूरी दुनिया में फैला के रखा हुआ है आज से कई युगों से। और मैं झारखंड वालों, आप देख सकते हैं मोती दा को दिया जा रहा है, जो हमारे राजस्थान, गुजरात से चलकर जो लोग आए हुए हैं। आज आप लोग देख सकते हैं हमारे कैमरा में जी।
और पूरी दुनिया को इनके शोषण करके धन खेस लिया है। और गरीब जो एक साधारण बात बता रहा हूँ, खेती कर रहा है वो मर रहा है, और धंधा कर रहा है वो बेच रहा है, वो गाड़ियों में घूम रहा है, ऐसी गाड़ियों में। अरे वो लोग मेहनत से ना कमा मेहनत नहीं, ये एक हाँ तो ये बराबर है, मेहनत से कमाते तो इतना नफा नहीं लोगे जितना मतलब वो गरीबों को तक खरीदने में प्रॉब्लम पड़े। जी जी, क्या नाम है? मेहनत आप किसको बोलते हैं? नाम बताइए। मेरा नाम सगन लाल जी, सोलंकी। तो मेहनत से कमा रहे हैं। मेहनत किसको बोलते हैं आप? मेरे किसान भाई, मेरे आदिवासी भाई जो इतनी मेहनत करते हैं, उनको कंधे के ऊपर ऊपर लेके उठा के लेके जाते हैं, मेहनत उनको बोलते हैं। आप बैठे बैठे पेन से करोड़ों रुपया कमाते हो, जो मेहनत करते हैं उनको रुपया भी नहीं मिल रहा है। हम किसी जाति मजहब धर्म का विरोध नहीं करते हैं, पर मेहनत जो कर रहे हैं आज वो दुखी है। मेहनत जो कर रहे हैं आज दुखी है। जी जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है भरत सिंह बाघेला। जी, क्या कहना चाहते हैं? बस मैं तो ये जगत हितकारी किताब का फॉलोअर हूँ। मैंने ये बात समझ में आई, ये जैनों का नाम सुना तो हमारे पास ये किताब मौजूद है, जो पूरे विश्व के न्याय के लिए ये किताब है। हर जीव को सुख चाहिए, हर जीव, पूरे संसार में हर जीव सुख चाहता है, तो सुख क्यों नहीं मिलता है? मालिक ने तो हर तरह का सुख दिया है, तो दुख देने वाले इंसान की पहचान बताई है इस किताब में। जगत हितकारी में। तो चलिए, मैं झारखंड का डुमरी क्षेत्र में हूँ और यहाँ से पारसनाथ मारंगबुरु बड़ा पर्वत, जो हमारे झारखंड के लोग कहते हैं, वो पर्वत कितना किलोमीटर दूर होगा दादा? यहाँ से 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर दूरी पर हैं हम लोग बड़ा पर्वत से। और राजस्थान, गुजरात से लोग आए और यहाँ के लोगों को विशेष मैसेज दिए हैं कि आप लोग जो है कि कहीं ना कहीं इन लोगों से, खास करके जैन समाज से सावधान रहिएगा, अन्यथा ये लोग अतिक्रमण करते चले जाएंगे। और कुछ बोलना है दादा किसी को? बस यही बात है। झूठ बोलते हैं, इसलिए इनके ऊपर कभी भी ट्रस्ट मत कीजिए। ये हमारा अनुभव है, हमारा राजस्थान का अनुभव है, गुजरात का अनुभव है। ये फरेबी है, सुबह क्या बोलते हैं, शाम को क्या बोलते हैं, और पैसे इनके पास बहुत है, तो ये पैसे ब्राइब देने की भी इनकी बहुत बड़ी मतलब अच्छी हैसियत है। तो ब्राइब दे के भी अच्छे अच्छे ऑफिसरों को अच्छे हेल्थ में और कुछ बोलिएगा क्लाइन दादा? सबको ये कहना चाहते हैं, बड़ी दिन बाद यही कहेंगे कि हमारी पहचान माटी राड़ से है, हमारी पहचान माटी राड़ से है, हमारी पहचान पारसनाथ पहाड़ से है, हमारी पहचान पारसनाथ पहाड़ से है। तो वो पहचान हमारा कायम रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा पहचान जाता तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। हम तो सर से यही कहेंगे कि हमारा भी मंडल पूरा हिंदुस्तान में है और हम आपके साथ में हैं, लाखों की तादाद में हैं। जल जमीन के लिए जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम आपके लिए कंधा के कंधा से मिला के हम आपके साथ में हैं। और ये जहाँ तक ज़मीन आसमान रहेंगे तभी अपन बसेंगे, जल जमीन बसेंगे। और जो आपने आवाज़ उठाई है, आपको माता पिताओं को कोटि कोटि नमन करते हैं कि, और आदिवासी भाइयों को कि जिन्होंने पूरा विश्व इनसे डरता है और इन्होंने ये जल जमीन के लिए जो आवाज़ उठाई है। और आपको, आपकी माता पिताओं को कोटि कोटि प्रणाम और जय जोहार। और आपके साथ में तन मन धन से हम साथ में रहेंगे। ये मतलब क्या है कि कुल मिला के अन्याय जो कर रहे हैं, ये अन्याय कर रहे हैं, प्रकृति के ऊपर अन्याय कर रहे हैं, और मानव प्रकृति में आता है। और अन्याय करना इनका मुख्य उद्देश्य है, संविधान है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जगत हित कहानी में ये सब बातें लिखी हुई है। कुल मिलाकर ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और ये मैसेज ये तमाम झारखंडियों को, तमाम देशवासियों तक पहुंचना चाहिए। आप लोग का छोटा भाई AR बुकारवी लेता है विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।